सभी साथियों को गुड इवनिंग। प्रिय साथियों, आज हम एमपीपीएससी को लेकर आपके मन में जो कई प्रश्न होते हैं, विशेषकर उन युवाओं के मन में जो पहली बार सिविल सर्विसेज की ओर जिनका रुझान होता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सिविल सर्विस को अपनी प्राथमिकता देते हैं, तो उनके मन में कई प्रश्न होते हैं। और वो प्रश्न ये होते हैं कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से शुरू कर दें। सिविल सर्विसेज के लिए बेसिक योग्यता क्या होती है। सिविल सर्विसेज में हमारी आयु क्या निर्धारित की गई है। कई बार ये प्रश्न होता है कि मेरा ग्रेजुएशन में जो है कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है, मैं रनिंग में हूँ, क्या मैं पीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता हूँ। मेरा परसेंटेज बहुत ही कम है, मुझे ग्रेस लगी हुई है, सप्लीमेंट्री आई हुई थी। तो ऐसे कई प्रश्न आप लोगों के मन में होते हैं। क्या एमपीपीएससी प्रीलिम से जो है मैं नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या एमपीपीएससी में जो है कुछ अटेम्प्ट काउंट किए जाते हैं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में होता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मनमोहन सनोडिया वर्तमान में वन विभाग में पदस्थ हूं और मेरा सिविल सर्विसेज को लेकर एक लंबा अनुभव रहा है। मैं 2010 से कंटिन्यू जो है सिविल सर्विसेज की प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं जो है गाइडेंस दे रहा हूं और बहुत सारे विद्यार्थी जो है सफल भी हुए हैं। चलिए, तो मैं आपके सारे प्रश्नों को जो है आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे हमारे जो युवा साथी है, वो आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़कर, वहाँ की जॉब को छोड़कर और कई ऐसे जो है बिजनेस को छोड़कर वो जो है सिविल सर्विसेज की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है ना। चाहे यूपीएससी में आप देख लीजिए, यूपीएससी में अधिकतर जो है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के, मेडिकल फील्ड के जो टेक्निकल वाले हैं वो काफ़ी कुछ लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं। नहीं तो आप देखोगे 2011-12 तक जो है बीए वाले जो है और फिर जो बीए एमकॉम जो अन्य इसकी भूमिका ज़्यादा रहती थी, लेकिन आजकल टेक्निकल फील्ड की ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। क्या वजह है? तो आप देखोगे आज सिविल सर्विसेज जो है ये आपको जो है अपनी प्रतिभा का, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को ज़मीनी स्तर पर लाने का जो है क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। मान चलिए आप कहीं के डीएम बन जाते हो, आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, तो आप देखिए जिला के कलेक्टर होंगे, है ना। और उस जिले में क्या काम होगा, आप रेवेन्यू ऑफिसर भी होंगे, आप जो है जिला मजिस्ट्रेट भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होंगे, आप जो है जनगणना आयुक्त भी होंगे जिले के, आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होंगे जिले के। आप देखिए जिले की पूरी शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आप देखिए आपको कितना मान सम्मान मिलता है। साथ में ही आप ये देखोगे कि उस जिले का विकास कैसा होगा, शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक कैसे पहुंच पाएगा, ये सब निर्धारित आपके ऊपर करता है। अगर आप बेहतर तरीके से काम करते हो तो आपको जो है उचित सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, उचित वेतन भी मिलता है और आपको मान सम्मान भी मिलता है और अपने अंदर जो प्रतिभा है समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ करने की, वो भी आपको एक अच्छा मंच यहाँ पर प्रदान कर किया जाता है। यही सिविल सर्विसेज अगर आप जो है न्यूनतम आयु में बन गए, 21-22 साल की आयु में बन गए, तो आप जरा देखिए आपको सेक्रेटरी बनने का मौका मिलेगा, आप मुख्य सेक्रेटरी भी बन जाओगे, आप जो है कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन जाओगे। जब आप सेक्रेटरी होंगे तो आप किसी मंत्रालय में, गृह मंत्री सचिवालय में होंगे, गृह मंत्री को जो है सलाह व परामर्श दे रहे होंगे। जब आप मुख्य सचिव होंगे तो मुख्यमंत्री के साथ बैठोगे, मुख्यमंत्री को सहायता परामर्श दोगे, ठीक है, उनकी वर्किंग योजना क्या होगी, सारा प्लान आप डिसीजन करोगे। तो कितना अच्छा आपको अवसर मिलता है सिविल सर्विस में।
साथ में आप कैबिनेट मंत्री हो, तो आप सोचिए जरा, प्राइम मिनिस्टर के साथ आप बैठोगे, पूरा जो है सचिवालय आपके अधीन होगा, वहाँ की क्या व्यवस्था है। आज देख रहे होंगे आप कि हमारी जो विधायिका है, इसके पास आजकल जो है समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, तो जो योजनाएं होती है उस योजनाओं की भी ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी आज आपकी होगी। इसलिए बहुत सारे युवाओं का जो रुझान है आज सिविल सर्विसेज की ओर बढ़ रहा है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि सिविल सेवा में जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप स्नातक हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आपने 21 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप एज ए सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आप जो है फाइनल चयन भी हो सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आयु सीमा को लेकर, तो आयु सीमा को लेकर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आयु सीमा आपकी मिनिमम 21 ईयर निर्धारित की गई है, और आप देखोगे तो लगभग जो है कैटेगरी के हिसाब से मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो 40 ईयर तक है, 40 ईयर तक आप जो है दे सकते हो। क्या स्नातक किसी भी माध्यम या कॉलेज से मान्य होगा? हाँ बिल्कुल। आप यदि कोई प्राइवेट कॉलेज से भी आपने किया है तो बिल्कुल मान्य होगा। इसके अलावा किसी भी माध्यम, आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी माध्यम हो, है ना, यहाँ पे आप एलिजिबल हो। बात ये उठती है कि अगर हम सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर हमारे जो ग्रेजुएशन है इनमें जो परसेंटेज होता है, क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज की कोई भूमिका नहीं होती है। आप केवल ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आपका 45% से हो, 50% से हो, 80% से हो, यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, और यहाँ पर जो प्रतियोगिता जो होती है वो कंपटीशन आधार पर होती है, और कंपटीशन परीक्षा में जो क्वालिफाई होगा वही अच्छे पद पर जाएगा ना। इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहिए। अगर, क्योंकि मैं स्वयं हूँ, 2013 का पीएससी इंटरव्यू मैंने जो है फेस किया है, मेरे 49% है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए। अगला प्रश्न ये उठता है, क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाने के लिए, मतलब सिविल सर्विसेज में जाने के लिए अटेम्प्ट होते हैं? तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी यूपीएससी होती है, वहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए अटेम्प्ट निर्धारित है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 21 ईयर से लेकर जो हमारी मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 40 ईयर तक आप बिल्कुल दे सकते हो, कितनी भी बार दे सकते हो। अगला प्रश्न उठता है, क्या हमारे प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होती है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, आप देखोगे GS1 और GS2। तो जो GS1 होता है उसमें सामान्य नॉलेज पूछा जाता है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी की हम बात करते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो केवल अब क्वालिफाइंग होता है, उसकी मार्किंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन यदि आप फॉरेस्ट पीएससी में जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में स्कोरिंग करना होगा, और उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों देखिए, यहाँ पर हम ये जो हमारा नया पाठ्यक्रम अभी एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया है, आप देखोगे ये 2020 का है, और यही आपका जो है सिलेबस 2021 में भी रहेगा, है ना। अभी इतने जल्दी सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो है 2 पेपर होते हैं। देखिए, ये जो परीक्षा होती है 3 चरण में होती है।
एक तो हमारी प्रीलिम्स होती है ना, जो ऑब्जेक्टिव बेस पर होती है। फिर मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, और इसके अलावा फिर इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। इसके मार्किंग आपकी किसी भी उसमें मेंस में नहीं जोड़ी जाती, या फाइनल उसमें नहीं जोड़ी जाती मेरिट में। ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे मान चलिए 500 सीटें जो है आई, ठीक है। अ, हमारी जो भर्तियां हैं वो 500 पदों के लिए भर्ती की जानी है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें बहुत सारे 3-4 लाख, 2.5 से 3 लाख बच्चे जो है अपियर होते हैं। लेकिन जब आपकी मुख्य प्रारंभिक परीक्षा आएगी और उसका जब रिजल्ट आएगा तो कुल रिक्तियों का, जैसे 500 रिक्तियां थी तो उसका 15 गुना प्रशिक्षार्थियों को मेंस के लिए चुना जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जैसे समकक्ष है, जैसे मेरिट हमारी लास्ट में कट ऑफ हमारा 66 गया, तो 66 पे जितने विद्यार्थी आएंगे उन सबको काउंट कर लिया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा 15 गुना लिया जाता है। फिर मुख्य परीक्षा होती है, इसमें 6 विषय होते हैं, 6 पेपर होते हैं, और अभी हम आगे चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए भी। और फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। तो मुख्य परीक्षा से में जो चयन होता है उसमें केवल 3 गुना प्रशिक्षार्थियों को लिया जाता है साक्षात्कार में, और फाइनल लिस्ट जो तैयार होती है वो हमारे जितने पदों के लिए थी उतनी की ही मेरिट तैयार करती जाती है। तो इसमें देखिए जरा, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये सामान्य अध्ययन का होता है। 2 घंटे का इसमें टाइम निर्धारित है। 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 200 अंक जो है निर्धारित होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 अंक का होता है। दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि ये भी 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 200 अंक का होता है। और इसमें ये केवल अब क्वालिफाइंग है। लेकिन आप सिविल के साथ साथ जो है फॉरेस्ट पीएससी भी देना चाहते हो, तो जैसे इस बार आप देखोगे 105 पोस्ट जो है वन परिक्षेत्र अधिकारी अर्थात रेंजर की निकली हुई है, और एसीएफ के 6 पद हैं। तो इसके लिए साइंस सब्जेक्ट मांगता है, ठीक है, उसके विषय में हम अलग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए जरा, ये हमारा क्वालिफाइंग होता है, और आप देखोगे ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। तो प्रिय साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नए सिलेबस है इसमें एमपीपीएससी का बहुत ज़्यादा, एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश की भूमिका है। इसलिए आप जो है प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से या हमारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आप मध्य प्रदेश को बहुत ही गहराई से पढ़िए। उसके विशेष जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि 35 to 40% जो है प्रीलिम्स में आपके मध्य प्रदेश की भूमिका रहती है। आप देख लीजिए, हमारी जैसे 10 यूनिट निर्धारित है, तो पहली यूनिट मध्य प्रदेश की है, फिर आप देखिए तीसरी यूनिट भी मध्य प्रदेश की है, फिर आप देखिए 5वीं यूनिट भी मध्य प्रदेश की है। और आगे जब आप करंट अफेयर्स में आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगी एवं पुरस्कार, तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है संवैधानिक संस्थाओं में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अब आपको जो है सिलेबस पहले की अपेक्षा काफ़ी व्यवस्थित कर दिया गया है। तो आप देखिए जरा कि हमारे 3 से 4 यूनिट जो है केवल मध्य प्रदेश की है, इसलिए हम मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत गहराई से पढ़िए। मैं आपको जो है अगले उसमें कौन सी अध्ययन सामग्री कहाँ से कलेक्ट करें, कौन से यूट्यूब चैनल से हम अपने प्रत्येक टॉपिक की तैयारी करें, और आपको अगर किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल आप बताइएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। चलिए आप देखिए, भारत का इतिहास, इसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत भी शामिल होगा। मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें हमारा जो फिजिकल मध्य प्रदेश है, उस चाहे हमारे वन उपज की बात करें या हमारे प्राकृतिक खनिज संसाधन की बात करें, पशुपालन कृषि की बात करें, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड। फिर भारत का जो है
भारत का जो है भौतिक के साथ साथ सामाजिक आर्थिक भूगोल यहाँ पर दिया गया है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में आप देखोगे, राज्य की अर्थव्यवस्था यहाँ पर दी गई है। हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन चीज़ों पर फोकस किया गया है जिनका वर्तमान में सबसे ज़्यादा औचित्य है। विज्ञान एवं पर्यावरण, इसको भी हम शामिल किए हैं। जनरल साइंस, यहाँ पर हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सिविल सर्विसेज में आप देखोगे सामान्यज्ञ की ज़्यादा भूमिका होती है। हमको हर विषय का थोड़ा और अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हमारे हर विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो है समसामयिक यहाँ पर आएंगे, करंट अफेयर्स को लेकर लगभग विदिन आप 1 से 1.5 वर्षों का आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स जो होता है उसमें आपको, अगर कोई हमारा ओलंपिक प्रतियोगिता है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उसमें जैसे क्रिकेट हो गया, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा हिस्टोरिकल भी पूछे जाते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, बिल्कुल आजकल इसका सबसे ज़्यादा महत्व हो गया। आप देखिए ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एम गवर्नेंस, आजकल सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा भूमिका हो गई है, इसलिए जो है इस टॉपिक को यहाँ पर शामिल किया गया है। हमारी प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं, पहले ये जो है हमारे पॉलिटी का जो भाग होता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर ये इंक्लूड थी, अब एक अलग ही यूनिट बना दी गई है, तो ये हमको पढ़ने में और अच्छी सुविधा होगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो यहाँ से होता है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है और आप ये जो है इसी के आधार पर, फर्स्ट पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट तैयार की जाती है। दूसरा जो पेपर होता है ये हमारा क्वालिफाइंग होता है, इसमें हमने कुछ हमारी डिसीजन मेकिंग को जो है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए ज़रा, सिविल सर्विसेज में एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल करने का मूल पर्पस ये था कि भाई हमारे जो सिविल सेवक हैं, जो अब हमारे प्रशासन की बागडोर संभालेंगे, उनको केवल किताबी नॉलेज नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुकूल जो समस्याएं निर्मित होती है उनको आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, उसको लेकर हमने जो है ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है जोड़ा गया है ना। तो ये क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा। आराम से इसको जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आप बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कहां से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा, उन युवाओं साथियों को बताना चाहूँगा कि अगर आप 12th पास आउट हैं और आपने टारगेट बना रखा है कि मेरा सपना है मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही अपनी जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से हमारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे, इसलिए जो हमारे DU हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा UPSC में बच्चे सेलेक्ट हो रहे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर चलते, और जब वो उनका ग्रेजुएशन होता है तब काफ़ी कुछ उनकी प्रिपरेशन हो चुकी होती है। हम लोग क्या गलती करते हैं, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर MA करेंगे, MCOM करेंगे, फिर कई प्रकार के जो है हमारे पास जो है डिप्लोमा हम करेंगे, और फिर सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे 3 इडियट में आपने आमिर खान जी बोलते हैं कि भाई यदि आपको बैंक में जाना था तो फिर आपको MBA करना, ये करना क्या ज़रूरी था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है और आपका सपना है तो आप जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बेसिक जो है आप NCERT को उठाइए, सबसे पहले तो सिलेबस को उठाइए, सिलेबस को पढ़िए, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो है बेस तैयार कीजिए, है ना। NCERT से आप बेस तैयार कीजिए, कुछ जो है ऑथेंटिक्स बुक आप जो है परचेस कीजिए, उसके माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए
कि क्या उनका स्टैंडर्ड रहा, क्या उसमें बदलाव आ रहा है, तो उसको लेकर और फिर आप अपनी जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप देखोगे कि आपकी काफ़ी कुछ तैयारी हो चुकी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो साथी पहली बार हमारे सिविल सर्विस में अपीयर होने चाह रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि अपने जो है बढ़िया, सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखें, फिर उसके आधार पर आप जो है बुकों को परचेस कर लें, ठीक है। बुक परचेस कर लें, कुछ एनसीईआरटी पुस्तकों को रखें आप, जैसे ज्योग्राफी की हो गई, हिस्ट्री की हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की हो गई, पॉलिटी की हो गई, कुछ ऐसी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करे, है ना। दरअसल एनसीईआरटी के पीछे पर्पस ये होता है कि वो 6 से लेके जब हम 10 तक की 12 तक की पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों के हिसाब से हमको कॉन्सेप्ट धीरे 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 बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। तो वही चीज़ें हमको मेंस में भी लिखना होता है, इसलिए एनसीईआरटी को जो है हम प्राथमिकता देते हैं। तो हम मुख्य परीक्षा के बारे में, और अगर आप जो है कुछ बुक के बारे में चर्चा करोगे तो हम अलग से जो है उसके बुक की आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए हम यहीं पे जो है, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, आई होप कि आपको बेटर क्लियर हुआ होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा जो है गाइडलाइन मिल सके और आप सही मार्गदर्शन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। और आशा करते हैं, हमारी जो है शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। अब प्रीलिम्स जो है 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है, संभवतः ये दिसंबर लास्ट वीक तक आ ही जाएगा, और अप्रैल मंथ में इसके एग्ज़ाम होंगे। ये हो सकता है कि लास्ट मंथ में हो या अप्रैल के लास्ट वीक में हो या फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, क्योंकि उसी बीच जो है 2020 का जो है रिजल्ट भी आने वाला है और उसके मेंस के एग्ज़ाम भी अप्रैल के आसपास होना है। इसलिए आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, अपने समय बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। आप निश्चित रूप से जो है तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ओके, थैंक यू।